नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 को पूरा पढ़ लिया था। उससे रिलेटेड अपने जो भी एग्जाम्पल थे उन सभी को भी कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड अपने जो भी एग्जाम्पल होंगे वो फॉर एक्सरसाइज 8.2 उस सभी को कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। जो भी वीडियो है उनको अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 8.2 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। देखना, जब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है वो आनी चाहिए। तो वैसे हम इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसके अंदर जो सारणी वगैरह किस प्रकार से बनाई जाती है वो सारा पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर वो अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर नॉर्मली बना लेते हैं कि अपने पास जो त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है वो क्या होती है। जैसे यहाँ पर हम एंगल ए लिखते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू। और ये सारी वैल्यू हैं साइन ए की, कॉस ए की, टेन ए की, कॉट ए की, सेक ए की और कॉसेक ए की। क्योंकि हम एक्सरसाइज 8.2 हल करने वाले हैं तो उसके अंदर हमें सारे ये त्रिकोणमिति के जो मान है वो चाहिए। तो ये त्रिकोणमिति के मान हमको पता होने चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो कुछ नहीं, आप उसको 2 या 3 मिनट के अंदर बना भी सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आपके पास अगर त्रिकोणमिति मान से संबंधित है तो आप जल्दी से उसकी सारणी साइड में बना लीजिए और उसके अंदर मान देकर आप उसको हल कर सकते हैं। क्योंकि सारणी की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आपके पास 2 या 3 मिनट के अंदर बन जाती है। अगर साइन की वैल्यू हमें याद है तो इस पूरी त्रिकोणमिति सारणी को हम बना सकते हैं। केवल साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी ये सारी सारणी अपने आप बन सकती है। जैसे साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 0 0, 30 डिग्री लिखते हैं 1/2, 45 लिखते हैं 1/√2, 60 लिखते हैं √3/2 और 90 लिखते हैं 1। अब जहाँ पर ये साइन की वैल्यू खत्म हुई है, कॉस की वैल्यू हम वही से स्टार्ट करते हैं। यानी पहले हो जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद में 1/2, फिर 0। अपने पास कॉस के मान आ गए, मतलब जहाँ पर साइन की वैल्यू खत्म हुई कॉस की वैल्यू वही से स्टार्ट कर दी। और अगर साइन बटे कॉस करते हैं तो अपने पास टेन आता है। फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो साइन और कॉस की वैल्यू बटे में रखनी है, टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 1/√3। 1/√2 बटे में 1/√2, दोनों समान समान है, कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। √3/2 उसके बटे में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास आया √3। और 1/0 ये अपने पास होता है नॉट डिफाइंड, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होता है। अब 10 की वैल्यू जहाँ पर खत्म हुई है कॉट की वही से स्टार्ट कर देनी है, यानी ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 और ये हो गया 0। अब कॉट की जो वैल्यू है वो 10 की उल्टी होती है, तो आप चाहे 10 का उल्टा करके लिखेंगे तो भी आपके पास कॉट की यही वैल्यू आएगी। फिर सेक की बात करते हैं तो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की जो भी अपने पास वैल्यू है सबको पलट के लिख देना है। तो 1 को पलटा तो 1/1 1 आ जाएगा, √3/2 को पलटा तो 2/√3, 1/√2 को पलटा दो √2 और 1/2 को पलटा दो 2 और 0 को पलटेंगे तो 1/0, ये होगा अपने पास नॉट डिफाइंड। अब सेक की वैल्यू जहाँ पर खत्म हुई है कॉसेक की वही से स्टार्ट कर देनी है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो √2 2/√3, ये हो जाएगा 1। तो अपने पास त्रिकोणमिति की पूरी सारणी हो चुकी है। यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले काम में लिए हैं, जैसे टेन थीटा के लिए लिखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा के लिए यूज किया है 1/cos थीटा। अगर नॉर्मली बात करें सारणी को बनाने के लिए हम केवल 2 फॉर्मूले यूज करते हैं, इसके अलावा हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमें पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जैसे ही टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा है तो यहाँ से कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
यहाँ से कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो इस प्रकार से ये जो अपने पास विपरीत मान है वो भी पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। अपने पास कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जैसे अपने पास पहला सवाल है, उदाहरण नंबर 6, कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी सी जिसका भी अपने पास क्या है, समकोण 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला अपने पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें भुजा बी सी चाहिए और भुजा ए सी चाहिए। देखना, जब भी अपने पास 90 डिग्री के अलावा, क्योंकि ये तो 90 बनेगा, समकोण त्रिभुज ही पढ़ते हैं, जो भी अपने पास त्रिकोणमिति होती है उसके अंदर जो त्रिभुज होता है वो समकोण होता है। तो यानी 90 वाला एंगल तो हो गई, इसके अलावा एक एंगल दिया हो और अगर एक भुजा दी हो तो वहाँ पर हम त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से शेष भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक तो एंगल होना चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, एक तो एंगल और एक भुजा। एक एंगल चाहिए और एक अपने पास क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो एंगल दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है। अब ये देखना, जो भुजा हमें गिवन है, अगर हम इस एंगल के सापेक्ष देखते हैं, अब जो भी अनुपात वगैरह लिखेंगे वो इस एंगल के सापेक्ष लिखेंगे, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा अपने लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी अपने पास लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। अगर यहाँ से हम 30 डिग्री को सापेक्ष बिंदु लेते हैं, ये 30 डिग्री वाला जो पॉइंट है वो अपने पास क्या है, सापेक्ष बिंदु है। उसकी सहायता से अगर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें तो लंब और कर्ण का अगर अनुपात लिखेंगे तो अपने पास साइन थीटा आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से अगर हम लिखें कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब ये जो थीटा है वो हम 30 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि इसी बिंदु के सापेक्ष हमने ये अनुपात लिखे हैं। तो इसके सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने कर्ण। तो ये अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। लंब का मान हमें पता है कितना है, 5 है। कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/2। तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। के का गुणा 1 के साथ होगा तो के आ जाएगा, और 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो आ जाएगा 10। यानी कर्ण यहाँ से हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। कर्ण आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। अब हमें आधार की जरूरत है, तो दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, नो सिंपल, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो उसकी सहायता से आधार पता चल सकता है। या फिर एक तरीका ये है कि अब अपने पास लंब है, कर्ण है, तो आधार के साथ में आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें तो आधार के साथ में लंब भी आता है, आधार के साथ में कर्ण भी आता है। तो वहां से अपने पास कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और ये भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास आधार पता नहीं है लेकिन कर्ण पता है, आधार पता नहीं है, लंब पता है, तो लंब बटे आधार टेन थीटा यूज कर सकते हैं। तो टेन थीटा का अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे आधार। और हम जो थीटा की वैल्यू ले रहे हैं वो 30 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि सारे मान हम 30 डिग्री के सापेक्ष लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास टेन 30 डिग्री, लंब का मान आ जाएगा 5 और आधार का मान हमें ज्ञात करना है। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया 5/में ए का गुणा 1 के साथ हो गया तो ए आ गया, और √3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5√3। मतलब आधार अपने पास आ गया है BC बराबर 5√3। आप चाहते तो कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात लेते, उसकी सहायता से भी हल करते हैं तो भी वैल्यू ये की यही आती। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास आधार के साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल मिलाकर 4 होते हैं, आप उन 4 में से कौन सा यूज करते हैं। 4 में से जो आपको अच्छे से आता है उसकी सहायता से आपको हल करना। यानी कर्ण वाली भुजा थी अपने पास AC, तो AC की लंबाई चाहिए थी, AC बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, और आधार था अपने पास BC।
तो BC बराबर आ गया है 5√3 सेंटीमीटर। अगर रफली यहाँ पर हम देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 5√3 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 दिया 75 और 5 का स्क्वायर 25। इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, मतलब हमने जो भुजाएं निकाली है वो सही है। जो अपने पास आधार होगा BC वो आएगा 5√3 और जो लंब होगा वो अपने पास 5 दिया हुआ है। कर्ण हमने कितना ज्ञात कर दिया है 10। तो इसकी सहायता से आप आसानी से इन भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। यानी जब आपके पास दो एलिमेंट दिए हो, दो एलिमेंट को कौन होंगे, एक तो एंगल होगा और एक भुजा होगी, तो वहां पर हमें देखना है कि उस एंगल के सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब बनेगी, 90 के सामने कर्ण और तीसरी भुजा आधार। तो पहले तो भुजाओं के वो माप लिख देने हैं, उसके बाद में हमें कौन सी भुजा दी गई है। अगर लंब दिया हुआ है तो लंब के साथ में कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, आधार का होता है। तो टोटल 4 अपने पास अनुपात बनते हैं। 4 में से आप कोई भी अनुपात यूज करें वहां से एक भुजा आपके पास आ जाएगी। जब 2 भुजा पता चल जाएगी तो वहां से आप पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना चाहते हैं तो तीसरी भुजा के लिए भी आप 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास बचेंगे, उसकी सहायता से आप उसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, Q अपने पास क्या है, समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, एंगल QPR, एंगल QPR, एक तो ये वाला एंगल चाहिए, एक तो ये एंगल ज्ञात करना है, और PRQ, ये वाला, ये 2 एंगल हमें ज्ञात करने हैं। देखना, अगर हमें एंगल ज्ञात करने हैं तो अपने पास 2 भुजाएं दी हुई होगी, ये फिक्स है। अगर भुजा ज्ञात करनी है तो एक एंगल और एक भुजा दी होगी, और अगर एंगल ज्ञात करना है तो 2 भुजा दी होगी, यानी 2 एलिमेंट आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर अपने पास 2 भुजाएं दी हुई है। अगर हम आर के सापेक्ष देखें, अगर हम आर के सापेक्ष देखते हैं तो आर के सामने वाली भुजा अपने पास क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। 90 के सामने तो क्या होता है, कर्ण होता है, यह आ जाएगा अपने पास आधा। ठीक है, ये आर के सापेक्ष देखा तो आर के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो जाएगा, और 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ से अगर आर के सापेक्ष देख रहे हैं मतलब जो एंगल हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, आर वाला, यानी यहाँ से हम एंगल लिखेंगे PRQ, एंगल कौन सा, PRQ, यानी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से हम लिखेंगे वो आर के सापेक्ष लिखे जाएंगे। किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। देखना अपने पास भुजा कौन सी है, अगर आर के सापेक्ष लिखते हैं तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण की सहायता से अपने पास कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, एक तो लंब बटे कर्ण और एक कर्ण बटे लंब। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा और कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा। दोनों के अंदर से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम लंब बटे कर्ण नॉर्मली साइन वाला यूज करते हैं, यहां से हमने लिखा साइन। अब साइन के पीछे जो सापेक्ष बिंदु है वो हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो ये आ गया साइन आर, यानी यहाँ पर अपने पास ये आर की वैल्यू मिली है, यानी आर मतलब ये वाला एंगल, इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं। साइन आर बराबर हो जाएगा अपने पास लंब बटे कर्ण, साइन आर, लंब अपने पास दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 6, यानी साइन आर बराबर हो जाएगा 3/6, यानी साइन आर की वैल्यू आई 1/2। अब साइन आर मतलब साइन के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो देखना है साइन के अंदर किस डिग्री पर त्रिकोणमितीय मान है वो अपने पास 1/2 आता है। अगर हम साइन की टेबल देखते हैं तो अपने पास 30 डिग्री के ऊपर जो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी वैल्यू 1/2 आती है, यानी यहाँ पर साइन आर बराबर 1/2 है। तो इस 1/2 को अगर हम यहाँ से हटाते हैं, 1/2 को यहाँ से हटाएं तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से हमने 1/2 को हटाया, उसकी जगह कितना लिख दिया, साइन 30 डिग्री। देखना साइन आर की वैल्यू साइन 30 के बराबर है, यानी साइन की जगह साइन है तो आर की जगह कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री।
यानी आर बराबर आ गया अपने पास 30 डिग्री। आर बराबर कितना मिला? 30 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया अपने पास 30 डिग्री। तो ये एंगल क्या था? पी आर क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। ये वाला एंगल मिल गया है पी आर क्यू। आगे हमें ज्ञात करना है क्यू पी आर। एंगल कौन सा? क्यू पी आर। क्यू पी आर। अब इसके लिए आपको किसी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 प्लस ये आ गया है 30। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? साइन। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल पी हमें ज्ञात करना है। क्यू की वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री है। आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। 90 30 120। तो एंगल पी प्लस 120 बराबर हो गया 180 डिग्री। तो अपने पास जो एंगल पी है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये आ जाएगा अपने पास साइन। यानी अंतः कोणों के योग के द्वारा हम तीसरा एंगल काउंट कर सकते हैं। यानी आपके पास दो भुजाएं दी हुई हैं, तो आपको देख लेना है कि उन दो भुजाओं के द्वारा कौन सा अनुपात बनता है। उस अनुपात को हमें यहाँ पर लिखना है और उसके द्वारा हमें एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक एंगल आ जाएगा तो एक तो अपने पास 90 दिया हुआ ही है, दो एंगल पता है, तीसरा अंतः कोण के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल अपने पास कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, जहाँ पर ए प्लस बी है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री के बराबर है या उससे छोटी है, और ए का मान है वो बी से बड़ा है। तो ए और बी को ज्ञात करना है। साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2 और कॉस ए प्लस बी ये भी दिया हुआ है अपने पास 1/2। अब साइन ए माइनस बी की वैल्यू है 1/2। तो अगर साइन के अंदर ही हम देखें तो साइन के अंदर किसका मान 1/2 होता है? तो हम कहते हैं कि साइन के अंदर 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 डिग्री की। तो इस 1/2 को हम हटा सकते हैं और साइन की वैल्यू अगर 1/2 हम लिखेंगे तो वो होती है 30 डिग्री की। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो गया? साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री वापस कितना आ जाएगा? 1/2। साइन की जगह साइन है, मतलब ए माइनस बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री। ए माइनस बी की जगह क्या आ गया अपने पास? 30 डिग्री। ये बना अपने पास समीकरण नंबर 1। वैसे ही इसके अंदर बात करें कि कॉस ए प्लस बी, ये लिखा है 1/2। तो अगर कॉस के अंदर 1/2 हमें वैल्यू देखनी है तो कॉस के अंदर 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 60 डिग्री की। कॉस के अंदर 1/2 जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 60 डिग्री की। यानी ए प्लस बी जो कॉस के अंदर अपने पास लिखा हुआ है उसके बराबर में 1/2 है, तो उसको अगर हम यहाँ से हटाएं तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस की जगह कॉस लिखा हुआ है, मतलब ए प्लस बी किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। तो ए प्लस बी बराबर आ गया अपने पास 60 डिग्री। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हैं, दो दो एलिमेंट दोनों के अंदर हैं। तो आप चाहे तो प्रतिस्थापन से हल करें, विलोपन से हल करें, आप पे डिपेंड करता है। अगर इनको विलोपन से हल करते हैं तो आसान हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना ही होगा, क्योंकि माइनस बी है प्लस बी है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर जोड़ते हैं अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा। ए प्लस ए अपने पास बनेगा ये 2a और 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। यानी यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो ए बराबर आ जाएगा अपने पास 90/2 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू आप चाहे तो समीकरण 1 के अंदर रखें या फिर समीकरण 2 के अंदर रखें, बी का मान आ जाएगा
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा अपने पास, ए की जगह आ जाएगा 45, तो 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए की जगह आ गया अपने पास 45 डिग्री माइनस बी, और बराबर में क्या आ गया 30 डिग्री। अगर माइनस बी को इधर लेके आते हैं तो प्लस का बी हो जाएगा, और 30 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस 30 हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर बी, यानी बी बराबर आ गया अपने पास 15 डिग्री। बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। दोनों एंगल पता चल गए कि ए बराबर तो अपने पास आता है 30 डिग्री, और बी बराबर आता है अपने पास, ए बराबर आ गया 45 डिग्री और बी बराबर आ गया 15 डिग्री। आप चाहे तो क्या चेक भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 60 होता है। तो 45 और 15 को जोड़ा तो 60 आ गया, और 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। दोनों एंगल मिल गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पास एक्सरसाइज में भी इस प्रकार का सवाल आएगा, और हो सकता है एग्जाम के अंदर आपके पास ये 2 नंबर का सवाल बने। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट समझिएगा। आगे अपने पास कुछ एक्सरसाइज के सवाल होते हैं जहाँ पर हमें त्रिकोणमिति मानों को पुट करना है, तो उसके लिए आपको सारणी अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला सवाल है अपने पास साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन वो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, वो अपने क्लास 11 की बात है। फिलहाल हमें केवल यहाँ पर ये त्रिकोणमिति की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो सारे मान हमको पता होने चाहिए कि साइन 60 डिग्री है वो अपने पास होता है √3/2। अब पहली बार हम हल करते हैं तो हमें त्रिकोणमिति के मान शायद याद नहीं रहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसको अपने पास रखना, वहां से आप देख देख कर एक बार वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस के द्वारा आपको त्रिकोणमिति के सारे जो वैल्यू हैं वो याद कर लेनी है, फिर आपको यहाँ पर किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप हेल्प ले सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3/2 और √3/2 का गुणा करें तो इनका गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3, 2 गुणा 2 4, ये हो जाएगा 1/4, और अगर ऐड करेंगे इनको तो ये हो जाएगा 4/4, यानी वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 1। यानी हमने सारी वैल्यू पुट की है, ये √3/2, ये भी √3/2, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 भी होता है 1/2। गुणा किया तो ये बना 3/4, ये बना 1/4। दोनों को ऐड करना है, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर वाले मान सेम रह जाएंगे, 3 + 1 हो जाएगा 4, 4/4 अपने पास आ जाएगा 1। ये सिंपल सवाल है जहाँ पर हमें आसानी से कुछ वैल्यू पुट करनी थी। 4 मान थे, 4 मान रखे, आराम से कैलकुलेट होके 1 आ गया। इसका पहला और दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तीसरा और चौथा सवाल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 की वैल्यू चाहिए। देखना स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि हमें tan 45 की वैल्यू लिखनी है और उसकी घात है वो 2 करनी है। स्क्वायर का मतलब यही है, और हमने जब पहली क्लास ली थी तभी ये क्लियर कर दिया था कि जो त्रिकोणमिति के जो अपने पास अनुपात होते हैं उसके अंदर जो वैल्यू लिखते हैं उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 45 के बाद में स्क्वायर नहीं आएगा, ये जो डिग्री वाली वैल्यू है उसके आगे स्क्वायर लगेगा। इसका मतलब है ये पूरे का स्क्वायर किया हुआ है। फिर 2 लिखा है, फिर tan 45 किया है, और tan 45 की घात कितनी लिखी हुई है 2। वैसे ये लिखा हुआ है cos 30 और पूरे की घात 2, ये लिखा है sin 60 पूरे की घात 2। तो ये लिखा हुआ है 2tan² 45, 2 लिख दिया, गुणा में tan 45 की वैल्यू होती है अपने पास 1, उसकी घात कितनी कर देनी है 2। फिर cos 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, उसकी घात कर देनी है 2, माइनस साइन 60 उसकी वैल्यू होती है अपने पास √3/2, उसकी घात कर देनी है 2। अब देखें तो ये दोनों बराबर है और माइनस में है, यानी इन दोनों को हम काट सकते हैं।
अगर काटते नहीं है तो भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3, और बटे में 2 का स्क्वायर हुआ तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर किया तो 3, और बटे में 2 का स्क्वायर किया तो 4। 3/4 से 3/4 कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, घटा के 0 हो गया। 2 गुणा 1 बचा अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 2। ये 2 सवाल अपने पास बिल्कुल सिंपल से थे, सीधी वैल्यू पुट करनी थी, अपने पास डायरेक्ट मान मिल रहा था। अब ये सवाल नंबर 3, ये अपने लिए खास है। लिखा हुआ है cos 45 बटे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। जब भी हम सवाल हल करते हैं ये त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर, जब हम वैल्यू रखते हैं, त्रिकोणमिति मान वाला जो सवाल होते हैं अपने पास, इसके अंदर हमें जब भी कैलकुलेट करते हैं तो 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो ये कि एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, और दूसरा ये कि हरों का परमेयीकरण किस प्रकार से करते हैं। अगर ये 2 चीज़ें हमें अच्छे से आती है तो सवाल अपने लिए बहुत आसान हो जाता है कि एलसीएम लेना है और हरों का परमेयीकरण करना है। केवल 2 ही कॉन्सेप्ट काम में लेना है, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। cos 45 की अगर वैल्यू लिखें तो ये होता है अपने पास 1/√2। sec 30 की वैल्यू लिखनी है, अगर sec 30 की हम वैल्यू लिखना चाहें तो sec 30 की अपने पास वैल्यू हो जाएगी 2/√3। sec 30 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2/√3। और cosec 30 की वैल्यू मतलब sin 30 का उल्टा, तो sin 30 अपने पास होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2। आप चाहे तो देख भी सकते हैं कि cosec 30 की जो वैल्यू है अपने पास, cosec 30 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ रही है, 2। तो sec 30 की वैल्यू लिखी 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू लिखी 2। अब देखना ऊपर तो अंश और हर के अंदर मान दिए हुए हैं, यहाँ पर ये वाला पद अंश और हर में है, ये केवल अंश के अंदर है, यानी इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं और इसका हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। यानी ये हो जाएगा अपने पास 1/√2, और यहाँ पर √3 और 1 का अगर एलसीएम लेते हैं तो अंडरूट वाली संख्या का जब भी किसी दूसरी संख्या के साथ में एलसीएम आता है तो अंडरूट वाली संख्या एज इट इज उसके साथ में चली जाती है। यहाँ पर तो नॉर्मली 1 के साथ में एलसीएम लिया जा रहा है, तो जब भी किसी संख्या का 1 के साथ में एलसीएम होता है तो 1 का तो कोई मतलब रहता नहीं, जो संख्या होती है वही काउंट होती है। तो यहाँ पर अपने पास √3 नॉर्मली आ जाएगा इसका एलसीएम। √3 का भाग दिया तो एक बार 1 का गुना 2 के साथ किया तो 2, प्लस 1 का भाग दिया तो √3 बार, √3 का गुना 2 के साथ किया तो 2√3। यानी ऊपर वाला पद भी अंश और हर में था, नीचे वाला पद भी अंश और हर के अंदर है। देखना न तो अंश से अंश के अंदर कुछ कट रहा है, न ही हर से हर के अंदर कुछ कट रहा है। तब क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर लेके जानी है। ऊपर लेके जाएंगे तो ये पद क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास ये आएगा 1/√2, ऊपर जाएगा तो √3 ऊपर और 2 + 2√3 ये आ जाएगा नीचे। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। √3 और 1 का गुणा होगा तो अपने पास आ जाएगा √3, और नीचे √2 का दोनों के साथ में गुणा करना है। तो √2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2√2, और √2 का गुणा 2√3 के साथ होगा तो 2√6। यानी इनका गुणा किया तो अपने पास ये वैल्यू आई है। ऊपर गुणा किया तो √3 आया, नीचे गुणा किया तो ये मान आया। अब नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि जब भी हम हल करें तो जो हर का मान है वो कभी भी अंडरूट के अंदर ना आए। यहाँ पर देखते हैं तो हर का मान अंडरूट के अंदर आ रहा है, यानी जब भी अंडरूट के अंदर मान आता है तो वहाँ पर हम हरों का परमेयीकरण करते हैं। अगर सिंगल पद है अपने पास, नीचे अंडरूट का केवल 1 मान है तो उस अंडरूट वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर अंडरूट वाले 2 मान है या फिर एक अंडरूट वाला मान है, एक नॉर्मल मान है, दोनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो वहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेकर ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा। यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम लेंगे और ऊपर नीचे इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी हरों का अगर परमेयीकरण करते हैं
तो ये बन जाएगा अपने पास 2√2 माइनस 2√6। यानी मान तो ये कि यही रहेंगे, बीच वाला केवल चिन्ह बदल जाएगा। अगर यहाँ पर केवल 2√2 होता तो √2 का गुणा ऊपर, √2 का गुणा नीचे। केवल 2√6 होता तो √6 का गुणा ऊपर, √6 का गुणा नीचे। अगर 2√2 प्लस 2√6 है तो बीच में माइनस लेंगे, दोनों मान लिखेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो बीच में प्लस का निशान लेते, फिर ऊपर नीचे हम क्या करा देते इनका गुणा। इनका गुणा करा देना है। √3 का गुणा पहले इसके साथ, फिर √3 का गुणा इसके साथ। तो √3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो अंडर वाली संख्या है उसका जो नॉर्मल संख्या होती है उसके साथ में गुणा नहीं होता, इसका गुणा केवल रूट वाली संख्या के साथ में ही होगा। तो √3 और √2 का गुणा होगा तो हो जाएगा √6। जब भी अंडर वाली संख्या का सेम संख्या के साथ में गुणा होता है तो वहां से रूट हट जाता है, और अगर दो अंडर के अंदर अलग अलग संख्या है तो उनका गुणा करके हम लिखते हैं। तो ये √3 और √2 का गुणा हुआ था √6, और √3 का गुणा इसके साथ करना है। तो दो तो ऐसे का ऐसे, और √3 और √6 का गुणा हुआ तो आएगा √18 बटे में। नीचे देखते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला होता है, उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी। आप चाहे तो यहाँ साइड में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। ये होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह लिखा हुआ है 2√2, ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√6 इसका स्क्वायर। ये आ गया अपने पास 2√6 माइनस, देखना √18 है तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और √9 अपने पास होता है 3, यानी जो √18 था उसको हम लिख सकते हैं 3√2। और आगे अपने पास 2 और लिखा हुआ था, यानी आगे 2 का और गुणा है, लिखा है 2√18। तो 2 तो ऐसे का ऐसे, √18 को हमने लिखा 9 इंटू 2, और √9 की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ से 3 बार आ गया, √2 है वो अंदर, तो 3 और 2 का गुणा हो गया तो अपने पास बन गया 6√2। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 6√2, और बटे में ये 2 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, और इन दोनों का बीच में क्या चल रहा है, गुणा चल रहा है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, √6 का स्क्वायर है, और बीच में क्या चल रहा है, गुणा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √6 का गुणा हो जाएगा 6। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिना किसी हड़बड़ी के सवाल को आराम से करते हैं तो आपके पास ये इजीली हल हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2√6 माइनस 6√2, और बटे में 4 इंटू 2 8, और 4 इंटू 6 माइनस का 24। ऊपर देखें तो अपने पास है 2√6 माइनस 6√2, और नीचे 8 माइनस 24 माइनस का 16। अब देखें तो यहाँ पर ऊपर 2 भी कॉमन आता है, और साथ में अगर माइनस भी कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, यानी ऊपर से हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं माइनस का 2, यानी 2 तो कॉमन लेना ही है, साथ में माइनस भी कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √6 बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3√2 बचेगा, लेकिन साथ में माइनस कॉमन लिया, यानी ये माइनस वाला भाग है वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाला भाग है वो माइनस में, यानी यहाँ से -2 कॉमन लिया है, 2 चला गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा प्लस में, और 2 कॉमन लिया है तो ये हो गया 3√2, और बटे में माइनस का 16, यानी यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये तो √6 हो गया, ये हुआ 3√2। अब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। देखते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 8 बार। अब ऊपर देखते तो अपने पास बचता है माइनस का
√6 प्लस 3√2/8। हम ट्राई करते हैं कि प्लस वाली संख्या आगे रहे, माइनस वाली पीछे। तो इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और बटे में आ जाएगा 8, और यही अपने पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान रखकर इसको हल करते हैं तो इजीली अपने पास ये कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है, हल करते हैं। आंसर हर में कुछ कट नहीं रहा था, ऊपर भेजा उल्टा किया, नीचे अंडररूट वाले मान आ रहे थे, हरों का परमीकरण कर दिया, ऊपर तो नॉर्मल गुणा कर दिया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पर हमने केवल कॉमन लिया है, वो कॉमन लिया है वो ध्यान रखना है कि कॉमन है वो हमने माइनस का 2 लिया है। 2 कॉमन लेते हैं तो दोनों के अंदर से 2 चला जाएगा, और माइनस कॉमन लिया है तो पीछे वाले जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। कैंसिल करके अपने पास जो लास्ट में वैल्यू मिली है वो आई है 3√2 माइनस √6/8। अगला सवाल नंबर 4। ये जो सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 है ये अपने लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पास जो कैलकुलेशन बड़ी है वो इन दोनों सवालों के अंदर ही है। इसके अलावा जो शेष सवाल है उनके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। नीचे है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इस सवाल के अंदर हम डायरेक्ट बात करें तो जो भी समस्या वगैरह हो रही है वो इस माइनस के कारण हो रही है। अगर ये माइनस नहीं होता तो ये पूरा का पूरा कट जाता और अपने पास केवल वैल्यू 1 आती। देखते हैं किस प्रकार से वैल्यू पुट करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। साइन 30 का मान रखेंगे तो आएगा 1/2 प्लस टेन 45 का मान रखेंगे तो आएगा 1। कॉसेक साइड का मान रखें, यानी साइन साइड का क्या करना है उल्टा। साइन साइड होता है √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। आप चाहे तो वैल्यू चेक भी कर सकते हैं। सेक 30 की वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगी अपने पास 2√3। कॉस साइड की वैल्यू लिखें हो जाएगी अपने पास 1/2, और कॉट 45 की वैल्यू लिखें तो वो आएगा 1। देखेंगे तो तीनों जो मान है वो बराबर हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये तीनों बराबर हो जाते और कट जाते और मान कितना आ जाता 1, लेकिन ये माइनस के अंदर है, यानी अब ये कटने वाला नहीं है। सारी दिक्कत इस माइनस ने दी है और इसी की वजह से ये अपने सवाल भी बना है। अगर ये माइनस नहीं होता तो डायरेक्ट इसको हम एक पद में ही हल करके इसकी वैल्यू 1 बता सकते थे, लेकिन माइनस नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। बटे में कुछ नहीं है तो कितना माने 1, और आप नॉर्मली इसको जोड़कर 3/2 लिखते हो तो और भी आसान है। अगर 1/2 और 1 को जोड़कर 3/2 लिख सकते हैं तो ये सवाल उल्टा छोटा हो जाएगा। और आप अगर इसको 3/2 नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर देखें तो ऊपर अपने पास 2 है, 1 है, √3 है। 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 2 और √3 दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो एलसीएम के रूप में दोनों आएंगे। इधर भी देखते हैं तो 2 और √3 अलग अलग एलिमेंट है तो नीचे भी अपने पास एलसीएम के रूप में यही मिलेगा। ऊपर की बात करते हैं पहले। ऊपर अपने पास एलसीएम आया 2√3, 2 का भाग दिया 2 कट गया, √3 बचा, 1 के साथ गुणा किया तो √3, 1 का भाग दिया तो 2√3, 1 के साथ में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 माइनस √3 का भाग दिया तो √3 कट गया, 2 बचा, 2 का गुणा 2 के साथ हो गया तो आ गया अपने पास 4। ऊपर वाला पद हो गया कंप्लीट। अब नीचे वाले की बारी इसकी। यहाँ पर अगर एलसीएम लिखे तो 2 और √3, इसका भी एलसीएम आएगा 2√3। √3 का भाग दिया, √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4 प्लस 2 का भाग दिया 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 का गुणा 1 के साथ तो √3 प्लस 1 का भाग देंगे 2√3 और 2√3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आएगा 2√3। देखना यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे अंश और अंश, यहाँ पर तो कुछ कटने वाला है नहीं, लेकिन हर के अंदर 2 √3 है, यहाँ पर भी 2 √3 है तो ये वाली वैल्यू है वो कट गई। हर से हर को काट सकते हैं, अंश से अंश को काट सकते हैं। अंश में तो कुछ कटेगा नहीं, हर के अंदर कट रहा था काट दिया, तो यहाँ पर अपने पास
बचा है √3 प्लस 2√3। देखना, एक √3 ये है, 2√3 ये है, दोनों को अगर जोड़े तो ये बन जाएगा अपने पास 3√3। अगर हमने पहले ही इसको 3/2 किया होता तो ये अपने पास डायरेक्ट 3√3 मिलता। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। माइनस में क्या है 4, और बटे में अपने पास आया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इन दोनों को ऐड करें तो √3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा 3√3, और प्लस में क्या आ जाएगा 4। देखना 4 आगे था, 4 को हमने पीछे लिखा है, और इन दोनों को ऐड किया तो 3√3 आया था, इसको हमने आगे लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें क्रम है वो ऊपर वाले जैसा चाहिए था। अगर इस क्रम को आप ऐसे रखते हैं तो हो सकता है आपके पास कॉम्प्लिकेशन हो, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इनका क्रम है वो बदल दिया। अब देखते हैं तो नीचे जो मान आया है वो रूट के अंदर है। हम चाहते हैं कि नीचे है वो रूट का मान नहीं चाहिए, तो हम ऊपर नीचे यहाँ पर हरों का परमीकरण करते हैं। बीच में प्लस का साइन है, माइनस ले सकते हैं। ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4, इसका ऊपर नीचे क्या करा दिया, गुणा। ऊपर गुणा कराते हैं तो दोनों पद है वो समान हो गए हैं, यानी इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और बटे में a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर खोले तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह है 3√3 और b की जगह अपने पास 4। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, और बटे में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर है, यानी 3 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है, और दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर होगा 3, और दोनों का क्या हो रहा है, गुणा। माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 16, 4 का स्क्वायर 16। 3√3 का स्क्वायर है, देखना हमने 3√3 का स्क्वायर लिखा है नीचे, 9 इंटू 3 होता है, और 9 इंटू 3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 27, यानी इसको भी हल करेंगे तो आएगा 9 इंटू 3, उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया 27। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, और ये है अपने पास √3, बटे में 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 माइनस 16। 27 प्लस 16 को अगर ऐड करें, 27 और 16 को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास हो जाता है 43 माइनस 24√3, और बटे में 27 माइनस 16 हो जाएगा अपने पास 11, और शायद यही अपने पास इसका आंसर है। हल करने पर अपने पास इतना ही मान मिल रहा है। देखना बटे में अपने पास अब नॉर्मल संख्या है, कोई इंडूड वाली है नहीं, तो हरों का परमीकरण करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने पास नॉर्मली ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। हमने क्या किया, सारे मान रखे, इसके अंदर भी एलसीएम लिया है, जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल किया, बाकी जो मान बचा था उसके अंदर हमने हरों का परमीकरण कर दिया। तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हल किया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, वैल्यू थी सबको कैलकुलेट किया, तो मिला 43 माइनस 24√3 बटे में 11। इसका पांचवा सवाल लिखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे देखने में ये आंसर हर के रूप का है, लेकिन आप अगर त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले जानते हैं पहले से ही तो इसको केवल अंश के रूप में भी लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। लिखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखना ऊपर तो वैल्यू हम रख सकते हैं, नीचे मान रखेंगे तो भी सही है, और नहीं रखना चाहते हैं तो समझ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा की वैल्यू समान है और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखा हुआ है। यानी इस पूरे का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस पूरे को हटाकर हम 1 भी लिख सकते हैं, यानी केवल ऊपर वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत है, नीचे वाले को कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पर मान रखें, और मान नहीं रखते हैं तो नीचे वाले को हम 0 भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, और यहाँ पर जो थीटा है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री। यानी इसका मान भी अपने पास नीचे क्या हो जाएगा 1। तो इस पूरे को हम हटा रहे हैं, इसकी जगह 1 लिख रहे हैं, और 1 का भाग देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यानी ये वाला अपने पास क्या बन जाएगा 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। और आप अगर ऐसा मानते हैं कि हमने जैसे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अभी नहीं पढ़े हैं, आप यहाँ पर वैल्यू रखना चाहते हैं, तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये होगा √3/2 का स्क्वायर 3/4, दोनों को ऐड करेंगे 4/4 आएगा, कट के अपने पास 1 आएगा। यानी यह नीचे वैसे भी 1 होने वाला है, तो हमने फॉर्मूले के द्वारा इसको 1 लिख दिया। कॉस स्क्वायर साइड यानी कॉस साइड का मान लिखना है, तो कॉस साइड का मान होता है अपने पास 1/2 और उसका स्क्वायर, फिर 4 इंटू सेक 30 का मान यानी कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है अपने पास √3/2, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 माइनस टेन स्क्वायर 45 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू आप चाहे तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 2/√3। मान रख दिए, बटे वाला मान अब की बार है नहीं क्योंकि इस पूरे को हमने 1 लिख दिया है, तो नीचे वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, यानी ये हो गया 1/4, ये हुआ 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1। यानी ये आ जाएगा अपने पास 5/4, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 16/3 और माइनस में 1, नीचे कुछ नहीं तो कितना माने 1, 1 3 और 4 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अपने पास 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 का गुना 5 के साथ 15, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का गुना 16 के साथ 16 चौक 64, और 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 का गुना 1 के साथ 12, यानी 64 प्लस 15 ये हो जाएगा 79 माइनस 12 बटे में 12, 79 माइनस 12 67 बटे में भी 12, ये आ जाएगी उसकी वैल्यू। इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये नीचे वाला था, अगर ये हम डायरेक्ट गायब कर देते तो अपने पास कुछ स्टेप कम हो जाते हैं, नहीं तो इसको भी साथ में लेके चलेंगे तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बनेंगे। तो इस पूरे को हमने 1 कहा तो केवल ऊपर वाले को ही कैलकुलेट करना था, मान रखोगे सारी वैल्यू है वो सिंपल मिल जाएगी, हल करेंगे तो अपने पास आएगा 67/12। इसका जो तीसरा और चौथा सवाल था वो अपने लिए खास इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कैलकुलेशन है, तो वो अपने पास सवाल प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। अगला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। का है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। का है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का इसका मान क्या होता है। इसके अंदर हमें tan 30 की वैल्यू पुट करनी है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मान रखेगा तो 2 इंटू 1/√3 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है मतलब tan 30 का स्क्वायर है, tan 30 होता है अपने पास 1/√3, उसका क्या कर देना है स्क्वायर। अगर गुणा कराते हैं
तो 2 का गुणा 1 के साथ हो गया 2 बटे में आ गया √3, और ये हो गया अपने पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 3, यानी ये बना अपने पास 2/√3 और बटे में 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा अपने पास 4/3। 1 प्लस 1/3 अपने पास कितना आएगा 4/3। देखना वैसे आप काटना चाहे तो 3 से √3 को काट भी सकते हैं, और अगर नहीं काटते हैं तो इसको ऊपर भेजकर उल्टा कर देना है। तो ये अपने पास बन जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 2/√3, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा 3/4। 2 से काटा कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये 3 है, ये कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। जो भी संख्या नॉर्मल होती है उसको 2 बार अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, यानी इसी 3 को हमने लिखा है √3 इंटू √3, और बटे में अपने पास है √3 और गुणा में 2, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया √3/2। अब देखना है कि जो अपने पास ऑप्शन है उसके अंदर ये किसकी वैल्यू है। अब √3/2 अगर हम देखें तो जो √3/2 है वो अपने पास cos 30 की वैल्यू होती है और sin 60 की, इसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं। एक तो sin 60 है और एक cos 30 है। अपने पास देखना कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। अपने पास cos 30 कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन sin 60 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर अपने पास हो जाएगा ए sin 60 डिग्री, ये sin 60 डिग्री की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। यहाँ पर हमें टेन 45 की वैल्यू रखने की जरूरत है, और टेन 45 अपने पास 1 होता है, यानी ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन 45 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 बटे में 2, और वो आ जाएगा अपने पास 0। ऑप्शन अपने पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1090 है वो नॉट डिफाइन होता है, 1 अपने पास आ नहीं रहा है, साइन 45 होता है 1/√2, तो अपने पास डी बराबर हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 1045 की केवल वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। अगला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अच्छा सवाल है, कहा साइन 2a है तो किसके बराबर होता है 2 साइन। काहे कि ये दोनों कब बराबर होंगे, जब हम a का मान क्या लेंगे, a का मान यहाँ पर हम क्या यूज करें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। वैसे ये सवाल है वो हम ऑप्शन के द्वारा ही हल करते हैं। अगर ऑप्शन के द्वारा हल करेंगे तो नॉर्मली पहला ऑप्शन ही लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं तो पहला ऑप्शन ही इसका उत्तर है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हम पहला ऑप्शन नहीं ले रहे, कोई दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं। जैसे अगर इसके अंदर हम a बराबर 30 डिग्री लेते, a बराबर कितना ले लेते 30 डिग्री, तो ये अपने पास क्या बनता साइन 2a है, यानी 2 इंटू 30 डिग्री, 2a है मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, बराबर में 2 साइन a की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2 साइन 30। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी √3/2 बराबर कितना आता है 1। क्या ये सत्य होता है, ये तो असत्य है, मतलब a बराबर 30 डिग्री पर ये बराबर नहीं आए। वैसे ही अगर आप 45 डिग्री लेते हैं तो भी ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, 60 लेंगे तो भी बराबर नहीं आएंगे। अगर हम 0 डिग्री लेते हैं कि माना a बराबर हमने कितना लिया है 0 डिग्री,
क्योंकि नॉर्मली ये जो सवाल है वो हम ऑप्शन के द्वारा ही हल करते हैं, तो अपने पास पहला ऑप्शन ही 0 डिग्री है, तो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं और 0 रखते हैं तो ये बराबर आता है। तो हमने आपको समझाने के लिए दूसरा ऑप्शन पहले ही चूज किया था। तो 30 डिग्री से बराबर नहीं आ रहा था, आप 45 लेंगे तो भी बराबर नहीं आएगा, 60 लेंगे तो भी बराबर नहीं आएगा। ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ए की जगह कितना लिखना है 0 डिग्री, 2 इंटू साइन ए की जगह लिखना है 0 डिग्री। अब 2 गुणा 0, गलती से इसको 20 मत लिख देना, ये 20 नहीं है, 2 गुणा 0 है, तो 0 डिग्री का गुणा 2 के साथ में होगा तो 0 डिग्री आएगा, तो ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री। ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, 2 गुणा 0 भी अपने पास क्या आता है 0, यानी LHS बराबर RHS, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं बराबर, यानी a बराबर 0 पर साइन 2a बराबर 2 साइन a होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। ऑप्शन ए है वो कैसा है करेक्ट। अगला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखना अगर हम क्लास 10 के हिसाब से देखें तो हम इन केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं, और 10 के अगर ऊपर वाले लेवल की बात करते हैं तो हम ये सारे के सारे फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं, ये सारे अपने पास फॉर्मूले होते हैं किसी न किसी के। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। अगर गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर अगर 1 माइनस 1/3 की बात करें तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 3 माइनस 1 यानी ये आएगा 2/3। ये अपने पास कितना आ गया 1 माइनस 1/3 2/3। आप चाहते हैं तो यहाँ से काट भी सकते हैं, और अगर काटना नहीं चाहते हैं तो ऊपर भेजकर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा अपने पास 2/√3 गुणा में हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 है उसको हमने लिखा √3 इंटू √3 और बटे में है अपने पास √3, एक कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू आई अपने पास √3। अब देखना चारों ऑप्शन में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये √3 वाले मान है वो tan और cot में ही आते हैं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू रखनी है, घटाकर ऊपर भेजकर केवल नॉर्मली कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करते तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू मिलती है √3। अगला ये जो अपने पास उदाहरण नंबर 8 था सेम उसके जैसा सवाल, यहाँ पर कहा गया tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहाँ पर a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है, और a इज ग्रेटर देन b है। लिखा गया है tan a प्लस बी, ये अपने पास है √3 और tan a माइनस बी ये अपने पास 1/√3। अगर √3 देखें तो tan के अंदर किसी का मान आता है और वो मान होता है tan 60 का, यानी tan a प्लस बी, √3 अपने पास वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो tan की जगह tan लिखा हुआ है तो a प्लस बी की जगह अपने पास वैल्यू क्या है 60 डिग्री। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। यहाँ पर tan a माइनस बी ये है 1/√3, अब 1/√3 है वो tan के अंदर किसी का मान आता है और वो मान होता है tan 30 डिग्री का, tan की जगह tan है यानी a माइनस बी के बराबर क्या है 30 डिग्री है। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2।
दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और ए और बी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से विलोपन विधि द्वारा हल करना है और ए और बी का मान आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स के अंदर दिखाना है कि इसका जो मान है वो क्या है। आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर बताएंगे कि ए बराबर क्या वैल्यू आती है, बी बराबर क्या वैल्यू आती है। सिंपल है, विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। आगे सवाल नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। दिखाना है कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। देखना पहला क्या कहा गया कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। कहा है कि साइन ए प्लस बी होता है, क्या उसको साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? अब वैसे लिख सकते भी हैं और लिख नहीं भी सकते। वैसे हम कहे तो साइन ए प्लस बी का अपने पास फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वो साइन ए प्लस साइन बी नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जब साइन ए प्लस बी है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर हो जाएगा। अगर हम कहें कि ए और बी ये जो दोनों हम एंगल ले रहे हैं, इन दोनों में से अगर कोई एक भी जीरो के बराबर हो गया, दोनों में से अगर एक भी क्या हो गया, जीरो के बराबर, तब ये बराबर होगा। और अगर ये ए और बी है वो जीरो से बड़े हैं, तब ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। यानी हम कहेंगे कि ए एंड बी अगर ग्रेटर देन 0 डिग्री है तो जो साइन ए प्लस बी है वो कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं आएगा। लेकिन अगर ए और बी में से कोई भी अगर एक जीरो के बराबर हो गया, अगर दोनों भी जीरो के बराबर होते हैं तो भी ये बराबर ही बताएगा, और दोनों में से अगर एक भी जीरो के बराबर हो गया तब भी बराबर बताएगा। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम ए बराबर लेते हैं 0 डिग्री, बी बराबर लेते हैं 30 डिग्री, तो ये होगा ए प्लस बी यानी 0 प्लस 30। इधर वाला तो बन जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर इधर साइन ए मतलब साइन 0 डिग्री और साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये होगा 0 और ये होगा 1/2, यानी इधर भी वैल्यू 1/2, इधर भी वैल्यू 1/2। तो दोनों में से एक जीरो हमने लिया था तो बराबर आ रहे थे। अगर बी को जीरो लोगे, ए की कुछ वैल्यू लोगे तो भी बराबर आएगा। दोनों जीरो लेते हैं तो ये भी साइन जीरो, ये साइन जीरो, साइन जीरो, जीरो बराबर जीरो। यानी दोनों में से अगर एक भी अगर जीरो के बराबर आता है तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर ए और बी के मान हम जीरो से बड़े लेते हैं तो साइन ए प्लस बी है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी का मान अगर हम जीरो से बड़ा लेते हैं तब ये बराबर नहीं होगा। और अगर ए बराबर 0 डिग्री या बी बराबर 0 डिग्री या फिर ए और बी दोनों जीरो के बराबर हैं, तब साइन ए प्लस बी है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। यानी दोनों के मान है वो जीरो से बड़े लेंगे तो बराबर नहीं आएगा। दोनों में से अगर एक भी जीरो के बराबर आ गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों जीरो के बराबर हैं तो भी इक्वल आएगा। क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? देखना साइन की टेबल अपने पास बनी हुई है। साइन का मान 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/2 बढ़ गया, 45 पर 1/√2, तो ये जो मान होता है वो 1/2 से बड़ा होता है। फिर 60 पर √3/2, तो ये 1/√2 की जो वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू आती है। फिर साइन 90 1, यानी 0 से 1/2 हुआ। फिर कहे तो डायरेक्ट 1 भी कह सकते हैं। मान बढ़ गया है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा साइन ए का मान भी बढ़ गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 0 से अगर 90 हो रहा है, 0 से 90 हो रहा है तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 हो रही है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सही है, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब कॉस थीटा की टेबल देखते हैं तो साइन की उल्टी होती है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। यानी 0 से 90 की ओर जा रहे हैं लेकिन वैल्यू 1 से घटती हुई 0 की ओर जा रही है। यानी थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन कॉस थीटा का मान है वो कम हो रहा है। यानी ये जो कथन है वो अपने पास असत्य है।
यानी ये कथन अपने पास क्या है, असत्य। फिर कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, कि आप थीटा के कोई भी मान ले, उसके अंदर जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सभी मानों पर साइन थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है। अगर साइन जीरो का मान कहे तो कॉस जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो एक होता है। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। हाँ, 45 पर दोनों के मान बराबर आएंगे, यानी थीटा बराबर अगर हम 45 डिग्री लेते हैं, और ये बात हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की कर रहे हैं, यानी 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल पहले चतुर्थांश तक ही सीमित है क्लास 10th में। तो पहले चतुर्थांश में कहे तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होंगे, इसके अलावा किसी भी मान पर ये बराबर नहीं होंगे। यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, जब थीटा बराबर हम क्या लेते हैं 45 डिग्री, और जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा का मान है वो अपने पास 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या छोटा है, तब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब है, जब थीटा बराबर हम 45 डिग्री लेते हैं और जो थीटा की वैल्यू है वो अपने पास 0 से लेकर 90 तक ही होनी चाहिए। उसके बाद में ऐसे हम साइन की वैल्यू कहते हैं तो 2 पाई के बाद में रिपीट भी होती है, यानी जो वैल्यू साइन 45 और कॉस 45 की होगी वो की वो वैल्यू साइन 405 और कॉस 405 की होगी। तो वैसे थीटा का मान अगर 405 डिग्री लेते हैं तो भी तो बराबर आ रहा है, लेकिन हम वो यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम केवल पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री। फिर कहा है a बराबर 0 डिग्री पर, यानी क्या ये बात सत्य है, सभी मानों पर तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन थीटा बराबर 45 डिग्री लेते हैं तो बराबर हो जाता है। फिर कहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट है परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 डिग्री यानी ये हो जाएगा कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री है वो अपने पास नॉट डिफाइन होता है। ये बात सत्य है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो कैसा है, राइट है। कॉट 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइन ही लिखते हैं हम, चेक कर सकते हैं आप कि जो कॉट 0 डिग्री है वो अपने पास क्या है, नॉट डिफाइन। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 8.2 थी उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल हल किए हैं, उससे संबंधित अपने पास जो भी सवाल थे एक्सरसाइज में वो सारे सवाल किए हैं, सारे एग्जाम्पल किए हैं। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने क्लास का कोई भी पार्ट मिस नहीं किया होगा, सारे सवालों को अच्छे से समझा होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और अगर हमारे चैनल रावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।